हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बीओपी का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से, जो कि बोल रहा है ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑटोनोमस ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो, इसको हम थोड़ा लीव करते हैं अभी के लिए। एकोमोडेटिंग जो चीज़ है वो है क्या। एकोमोडेटिंग मैंने इसलिए चुना सबसे पहले समझाने के लिए, क्योंकि ये वर्ड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब होता है एडजस्ट, एकोमोडेट, एकोमोडेट करना, एडजस्ट करना। इसका सिनोनिम होता है एडजस्ट। और आइटम्स बेसिकली इन जनरल ये जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या होती है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आइटम्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हैं। बस फ़र्क ये है कि ये जो है वो एडजस्ट करने वाली है, जो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो ये है ये प्रॉफिट के लिए होता है। ऑटोनोमस जो वर्ड है, पीओपी चैप्टर में एक ही बार ऑटोनोमस वर्ड आया है, यहाँ पे आया है, और ये वर्ड प्रॉफिट को रेफर कर रहा है। मतलब ये वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रॉफिट देखती हैं, और ये वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जो एडजस्ट करती हैं। ये प्रॉफिट देखती हैं, ये एडजस्ट करती हैं। अब आप मुझे बताओ, प्रॉफिट कौन देखता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट, ये प्राइवेट। और एडजस्ट कौन करता है? गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट। लेकिन इसमें कुछ कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की ऑटोनोमस में। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, दीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी मैंने आपको समझाया, देखो ये दोनों इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, दे बोथ आर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो दी पहले हम ऑटोनोमस को रेफर कर रहे हैं, तो दीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के लिए होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। प्रॉफिट वर्ड ऑटोनोमस से आया और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो बन गया ना पॉइंट। एकोमोडेटिंग आइटम्स एडजस्ट करने वाली, और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है। दीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर टू एडजस्ट सरप्लस एंड डेफिसिट इन ऑटोनोमस आइटम्स। देखो, एक होता है बच्चा, एक होता है बच्चा, एक होता है टीचर, एक होता है निकम्मा बच्चा, एक होता है डंडा देने वाला टीचर। ये है निकम्मा बच्चा और ये है डंडे देने वाला टीचर। ये काम करता तो है, लेकिन इसको डंडे मारने पड़ते हैं। मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है कि भाई मेरा प्रॉफिट हो, लॉस प्रॉफिट इसको वो देखना है। लेकिन इसके अंदर अगर सरप्लस होगा उसको एडजस्ट ये करेगा। इसके अंदर होने वाली हर चीज को ये कर तो देगा, उसको एडजस्ट ये चीज करेगी। These international transactions are to adjust surplus and deficit in autonomous items. इस ऑटोनोमस आइटम्स में आने वाले जो सरप्लस है और जो डेफिसिट है, मतलब जो प्रॉफिट है और जो लॉसेज हैं, उनको एडजस्ट ये करेगा। ये नहीं करेगा, ये बस करता चले जाएगा। अगर मान लो उसने एक प्रॉफिट करा, ये उसको नहीं देखेगा, कर दिया, अगला लॉस करा, कर दिया, अगला प्रॉफिट करा, कर दिया, अगला लॉस, अगला प्रॉफिट, अगला लॉस, ऐसे ये उन प्रॉफिट लॉस को ये एडजस्ट करेगा। फिर आता है सेकंड पॉइंट, इट इज अबव द लाइन आइटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो मैं कंपनी चलाता हूँ और मैंने अपनी कंपनी के लिए इतना इन्वेस्ट करा, फिर जो उसका रिटर्न आया वो इतना आया। मतलब ये तो है, इतना तो मैंने इन्वेस्ट करा ही था, इतना और आ गया। तो ये तो मेरी लाइन थी, इससे तो अबव हो गया। तो इट इज अबव द लाइन आइटम। जितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ उससे तो ऊपर ही मेरा प्रॉफिट आता है, नीचे नहीं आता। उसके बाद इट इज बिलो द लाइन आइटम्स। मान लो ये गवर्नमेंट ने इतना इन्वेस्ट करा, अब ये इससे जो प्रॉफिट आएगा वो तो बेचारी सोशल वेलफेयर पे लगा देगी, उतना का उतना ही रह गया। जो उसके ऊपर का प्रॉफिट हुआ था उसे, वो तो सारा सोशल वेलफेयर में लग गया, कुछ काम का ही नहीं हुआ, वो तो कुछ काम का ही नहीं रहा।
तो ये बिलो द लाइन आइटम्स रहता है, जितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा उतना सोशल वेलफेयर में लग गया, तो इतने का इतना ही रहा, लेकिन ये इतने का इतना हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, प्रॉफिट दिखेगा। फिर है तीसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी स्टेटस। इसे मतलब ही नहीं है बीओपी स्टेटस। मैंने जैसा आपको बताया प्रॉफिट लॉस करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसे, ये बीओपी स्टेटस देखेगा ही नहीं। इसे अपनी कंपनी देखनी है, कंट्री देखनी है, ये अपनी कंपनी देखेगा। इसकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा ठीक है, लॉस हो रहा ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ये नहीं देखेगा कि बीओपी स्टेटस क्या चल रहा है। ये एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, इसे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब हमारी सरकार हमारी इकोनॉमी अच्छी करेगी बुरी करेगी, वो तो बीओपी स्टेटस को अच्छा रखेगी, अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। तो ये तो इंडिपेंडेंट हो, तो मतलब ही नहीं है, इसे तो मतलब होता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। फिर है इट इंक्लूड्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट बोथ। ये ऐसा एक आइटम्स है जो कि करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को इंक्लूड करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट इंक्लूड करता है। ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बीओपी के दोनों इंक्लूड करता है, ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। इट इंक्लूड्स ओनली गवर्नमेंट सेक्टर। ये गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट, जैसे बताया इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, तो वो दोनों इंक्लूड करता है, लेकिन ये तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड करता है। जैसे मैंने आपको बताया ये एडजस्ट भी करता है, ये बिलो द लाइन सिस्टम क्योंकि सोशल वेलफेयर करता है, ये इसके अंदर आने वाली चीज़ों को एडजस्ट करता है, इसे बीओपी स्टेटस से मतलब है, तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं करेगा। ये 5 मेन पॉइंट्स हैं। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो मैंने इसमें बताया करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है इसके अंदर, तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आने वाली चीज़ें कौन सी थी? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये सारी चीज़ें थी। कुछ मत करो, एग्जाम्पल में ऑटोनोमस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिख दो। ये क्या चीज़ है? ये ऑटोनोमस विजिबल आइटम्स हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस में होता है? विजिबल आइटम्स में होता है। ये ऑटोनोमस विजिबल आइटम्स हैं, इसकी जगह आप विजिबल आइटम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख दो एग्जांपल, ये कैपिटल अकाउंट है, वहाँ बोरिंग्स एंड लोन्स होता है। लोन्स लेते हैं ना हम, या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो लोन्स, तो बोरिंग्स एंड लोन्स लिख दो या इन्वेस्टमेंट लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारा कि बीओटी और बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट हम देखें तो करंट अकाउंट जो होता है वो बीओपी का पार्ट होता है, और बेसिकली यहाँ बीओपी की बात करिए, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इसके बीओपी के हैं, इसके पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स बीओपी के हैं, और ये तो बीओटी है ही है। तो बेसिकली 2-3 पॉइंट हम बीओपी बीओटी के डिफरेंस के डालेंगे जो हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में पढ़ा है पार्ट 2 में पढ़ा है वो। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इतना तो हमें पता है कि बीओटी जो है वो डिफरेंस होता है, मतलब माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बीओटी डिफरेंस है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का, ये और ये इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ सीआर साइड एंड सम ऑफ डीआर साइड। अगर आपको याद हो, मैंने पार्ट 2 में बताया था, जो सीआर है उसका मतलब होता है क्रेडिट, और डीआर है इसका मतलब होता है डेबिट। हम इसको ऐसे लिखते हैं सीआर डीआर। सीआर मतलब क्रेडिट, डीआर मतलब डेबिट। तो जो ये करंट अकाउंट की बात करी ना, यहाँ पे करंट अकाउंट की बात करी है, इसलिए इसमें जितने भी क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं, मतलब जितने भी क्रेडिट साइड की बैलेंस हैं सम, उनका मान लो क्रेडिट साइड में आने वाली जितनी भी उनको प्लस कर दिया, और डेबिट साइड में जितनी भी आने वाली है उनको प्लस कर दिया, और आखिरी में इन दोनों को माइनस कर दिया। तो ये होता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। सीआर का सम और डीआर का सम, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो वो हमारा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट बन जाता है। इसकी डेफिनेशन हो जाती है।
ये है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये है CR का सम और DR का सम का डिफरेंस। इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स, ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स इंक्लूड करती है। हम पढ़ चुके हैं ये बात कि इसके अंदर से विजिबल आइटम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि विजिबल आइटम में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात होती है, फिजिकल गुड्स की बात होती है, इसलिए यहाँ पे गुड्स लगते हैं, तो इसलिए ये सिर्फ विजिबल आइटम्स के अंदर आ सकते हैं। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के अंदर विजिबल भी होता है, इनविजिबल भी होता है, यूनिलेटर भी होता है, कैपिटल भी होता है, सब होता है। तो ये एक तरीके से वही BOP है, मतलब सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है। तो इसके अंदर सिर्फ एक है, इसके अंदर सारी हैं, और इसलिए इसके अंदर सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, नन्ना सा मुन्ना सा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड इम्पोर्ट ऑफ गुड से ज़्यादा होंगे सरप्लस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इम्पोर्ट ऑफ गुड से कम होंगे डेफिसिट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड इम्पोर्ट ऑफ गुड के ज़्यादा होंगे तो बैलेंस। मतलब अगर मैं अपनी कंट्री के गुड्स को बेच रहा हूँ, मैं मंगवा नहीं रहा, मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे पे पैसा आएगा, तो मेरा सरप्लस में जाएगा, मतलब प्रॉफिट में जाएगा। मैं कंट्रियों से, मतलब जो बाहर की कंट्रीज़ है वहाँ से गुड्स मंगवा रहा हूँ, मैं बेच नहीं रहा, मैं मंगवा रहा हूँ अपना, तो मैं कुछ बेच नहीं रहा, मैं बस मंगवा रहा हूँ, तो मेरे पैसे जाएंगे, तो मेरा डेफिसिट आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और अगर मैं उतना ही बेच रहा हूँ जितना मंगवा रहा हूँ तो बैलेंस है, तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें जितना CR है, मतलब मान लो कि हमारा जो CR की साइड है, मतलब जितने क्रेडिट साइड क्या होता है जो इनफ्लोज होते हैं, और डेबिट साइड क्या होता है जो आउटफ्लोज होते हैं। मतलब देखो, इसकी डेफिनेशन को मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था कि जो हमारे इनफ्लोज हैं, मान लो अमेरिका से पैसा आया, इटली से पैसा आया, जर्मनी से पैसा आया, तो जितने भी हमारे इनफ्लोज हैं उनका सम, जितने भी हमने खर्च करे पैसे उनका सम, उसको माइनस कर दोगे, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर जितना भी हम लोगों में इनफ्लो आया, हम पे इनफ्लो ज़्यादा आया, आउटफ्लो मतलब हम पे पैसा ज़्यादा आया और गया कम, तो हम पे पैसा ज़्यादा आया और गया कम बाहर, तो वो सरप्लस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनफ्लो ज़्यादा है, हमारी कंट्री पे पैसा आया है। अगर हमारी कंट्री से पैसा गया है और हम पे कम है, मतलब हम पे पैसा कम आया है, इनफ्लो कम हुआ है, लेकिन हमारी कंट्री से आउटफ्लो बहुत हुआ है, मतलब हमारी कंट्री से पैसा बहुत गया है, हमने खर्च बहुत करा है, हमने एक्सपेंडिचर बहुत करा है, तो वो डेफिसिट हो जाएगा, लॉस में हो जाएगा। क्यों? मान लो मेरे पे 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 1 करोड़ में से मैं एक लैम्बोर्गिनी खरीद के ले आया 1 करोड़ की, ठीक है, सारे पैसे खर्च दिए मैंने, क्या हुआ? लॉस तो हो गया ना, मेरे सारे पैसे गए बाहर गए। उसके बाद अगर मैंने 1 करोड़ रुपए करे, मैंने 1 करोड़ रुपए मान लो उसमें से 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए, उस 50 लाख का 1 करोड़ और बन गया, तो ये तो फिर मेरे पास और आया ना पैसा, तो वो सरप्लस में चला गया। और ये बैलेंस है, जब भी हमारा जितना मैंने पैसा खर्च करा है और जितना मेरे पे, मतलब जितना मेरे पे आया है, तो उतना इक्वल हो जाए, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये खुद ही मतलब देख के समझ जाओगे कि अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से, मतलब हम पे पैसा आ रहा है तो वो सरप्लस में आएगा, हम पे पैसा कम आ रहा है लेकिन ज़्यादा आ रहा है तो वो डेफिसिट में चला जाएगा। इक्वल है तो बैलेंस। यहाँ पे हमारे इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो सरप्लस। इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो डेफिसिट। और दोनों इक्वल है तो बैलेंस। तो अब हमारा क्वेश्चन है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जो हमने पढ़े थे कि ये बीओपी के कंपोनेंट्स होते हैं ये दोनों। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की चीज़ें हमने पढ़ ली थी, डेफिनेशन, इनके बारे में, इनमें क्या क्या इंक्लूड है, सब पढ़ लिया था। आज इनका डिफरेंस पढ़ लेंगे। कितने डिफरेंस है? 3 डिफरेंस। पहला डेफिनेशन, ये जो पहला पॉइंट है ये डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। और तीसरा पॉइंट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। बस। तो पहली चीज समझते हैं, दिस अकाउंट इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, रिलेटेड ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट इनकम और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पार्ट 2 में। इसकी क्या होती है कि दिस अकाउंट ऑफ बीओपी इंक्लूड्स
विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकम बाय वे ऑफ रेंट वेजेस जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होती है, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि वेजेस, सैलरीज, बोनस हम लोग वर्कर्स को देते हैं, वो चीज़ें इंक्लूड करता है। और ये दिस अकाउंट अफेक्ट्स एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री, ये किसी कंट्री के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंज लाता है, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, लोन। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे एसेट्स बढ़ेंगे, लोन लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे ही उसको आराम से सिचुएशन को देख के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो है कंट्री की बढ़ाता है, गिराता है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही सब हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट इनकम और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट और लोन, जैसा कि पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट के अंदर FDI, FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और लोन के अंदर प्राइवेट लोन्स, ऑफिशियल लोन्स। इन्वेस्टमेंट होता है एक कंपोनेंट, लोन होता है दूसरा कंपोनेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर मैंने कोई एसेट परचेज करी तो मेरा उस एसेट के कोने कोने में पूरा हक है। इट इज़ द परचेज ऑफ एन एसेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द बायर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर दैट एसेट। और यहाँ पे फुल कंट्रोल नहीं होता, बाकी परचेज तो करता हूँ एसेट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करता हूँ, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं होता, वेयर द बायर डज नॉट हैव फुल कंट्रोल। तो इन्वेस्टमेंट के दो होते हैं, FDI और FII। फिर आता है लोन, प्राइवेट, ऑफिशियल। ये इंडिविजुअल के एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्क लाता है, ये गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्क लाता है। ये सब पार्ट 2 में समझाया हुआ है अच्छे से। फिर है इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट और इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब ये अलग पॉइंट है थोड़ा कि यहाँ पे देखो, फ्लो और स्टॉक ना हम अगले चैप्टर मतलब नेशनल इनकम में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो करंट अकाउंट है ना, करंट वर्ड देखते हैं ना, समझ जो रोज़ हो रहा है, करंट रोज़ हो रहा है, तो इसलिए फ्लो की फ्लो में चल रहा है। और कैपिटल अगर ये फ्लो है तो ये तो स्टॉक है, क्योंकि कैपिटल जो होता है, कैपिटल क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में देखा जाता है कैपिटल कितना है, तो इसलिए वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे डिसइक्विलिब्रियम ऑफ BOP क्या होता है। देखिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो चीज़ इक्वल होती है कि ये चीज़ और ये चीज़ जो है वो इक्वल है, इक्विलिब्रियम में है। डिसइक्विलिब्रियम क्या हो गया कि ये चीज़ और ये चीज़ जो है, ये चीज़ और ये चीज़ वो इक्वल नहीं है, या तो ये बड़ी है ये छोटी है, या ये छोटी है और ये बड़ी है, ये होता है डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ लिखा है ऑफ BOP की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एक तो बताई थी, इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बताई थी आपको। दूसरी मैंने बताई थी कि जब इनफ्लोस, ये आई में इनफ्लोस को लिख रहा हूँ, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये F फॉरेन एक्सचेंज के लिए ज़्यादा, मतलब इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन inflows of foreign exchange and outflows of difference between inflows of foreign exchange and outflows of foreign exchange। ये था BOP का डेफिनेशन। तो इसका डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, या तो BOP प्रॉफिट में है, सरप्लस में है, या तो BOP डेफिसिट में है, यानी कि नुकसान में है। सरप्लस में कब होगा, जब हम पे पैसा ज़्यादा आएगा। हम पे पैसा ज़्यादा आने का मतलब इनफ्लो ज़्यादा होगा। हम पे कौन सा पैसा आएगा, हमारी कंट्री का तो नहीं, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है। फॉरेन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसीज की बात हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, हम पे पैसा आएगा मतलब हम पे फॉरेन करेंसी आएगी। तो हम पे फॉरेन करेंसी ज़्यादा आ रही है और जो हम पे फॉरेन करेंसी है वो कम जा रही है बाहर, मतलब हम खर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे ना, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम पे इनफ्लो आएगा ना फॉरेन एक्सचेंज का। हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी चली जाएगी जो फॉरेन एक्सचेंज हम पे जमा हो रखी है। तो हम पे इनफ्लो ज़्यादा है और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो से हम पे आ ज़्यादा रहा है जाने से ज़्यादा, ठीक है। तो सरप्लस BOP होता है जब इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा होंगे फॉरेन एक्सचेंज के, मतलब फॉरेन करेंसीज के। लेकिन जो ये लाइन है ना, ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, ये ऐसी लाइन है जो मतलब मान लो कि बॉडी के लिए जैसा आत्मा ज़रूरी है ना, वैसे ये लाइन इस डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है। ऑन अकाउंट, on the basis of
ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की बात होती है यहाँ पे, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर डेफिसिट बीओपी आता है, उसके अंदर व्हेन आउटफ्लोज, यहाँ पे इनफ्लोज ज़्यादा थे, यहाँ पे आउटफ्लोज ज़्यादा होंगे। किससे? इनफ्लोज से, मतलब हमारी कंट्री से ज़्यादा जा रहा है, हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है आने से ज़्यादा, तो आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से। और फॉरेन एक्सचेंज, जब आउटफ्लो ज़्यादा होते हैं इनफ्लो से, मतलब फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज़्यादा है ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, तो वो डेफिसिट भी हो गया। होप करता हूँ आपको समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, साउंड, पिक्चर क्वालिटी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बीओपी चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और या फिर मेरे कमेंट सेक्शन जो यूट्यूब का है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, और थैंक यू सो मच।